ट्रम्प जब से दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत उम्मीदें थी देश को कि हम लोगों के जैसे संबंध अमेरिका से और ख़ास तौर से पीएम मोदी के ट्रम्प से थे, लेकिन वैसा दूसरे कार्यकाल में दिख नहीं रहा। ट्रम्प पहले भी जब आए थे सत्ता में तब भी एक डिसरप्टिव पावर के तौर पर ही आए थे। कई ऐसी चीज़ों में दखल अंदाजी करी और कई ऐसे मामले थे, कई ऐसे मुद्दे थे जो अमेरिका में जिन पर एक कंसेंसस रहा करता था, उस कंसेंसस को तोड़ा। लेकिन दूसरा टर्म जिसका आपने जिक्र किया उसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वो ज़्यादा तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है। भारत की अगर आप संबंधों को देखें तो भारत, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बाकी देशों से बेहतरी स्थिति भारत की है। किसी देश के जो नागरिक हैं आपके यहाँ, अगर वो बिना कागजात के पहुँचे हैं, उनके साथ में क्या ये सलूक जो किया गया ये नियमावली के साथ है? लोग आ रहे हैं और लोग अमेरिकन सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं, और माइग्रेशन के जो खुला ओपन माइग्रेशन सिस्टम है, इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। ये क्रिमिनल्स हैं, इनके हाथों में हथकड़ी हो, मिलिट्री प्लेन्स इनको डिपोर्ट करें, उससे एक मैसेज जाए दुनिया को कि अमेरिका को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए। सर, ट्रम्प और रूस कभी चेहर पर प्रतिद्वंदी होते थे, आज एकदम से दोस्ती का नया अध्याय, नया चैप्टर यहाँ शुरू हुआ और पूरी दुनिया में इसने खलबली मचा दी है। अमेरिका जो है वो रूस की सारी डिमांड्स को मानने को तैयार है इस युद्ध को रोकने के लिए, और वो ज़्यादा प्रेशर यूक्रेन के ऊपर डाल रहा है इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। तो जब ने देखा जो हुआ व्हाइट हाउस में, ज़ेलेंस्की वहाँ गए और काफ़ी बेइज्जत होकर लौटे। ज़ेलेंस्की ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे आप? बिल्कुल, पूरी तरह से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो जो एक समस्या अब आएगी ज़ेलेंस्की के सामने, कि वो कैसे वापस से ट्रम्प के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट करते हैं और किस कंडीशन पर करते हैं। सर, बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या बांग्लादेश में भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं फेल होती नजर आ रही? बांग्लादेश की समस्याएं हैं वो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां पर बांग्लादेश को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस दिशा में उनको जाना है। नई जो सरकार आई है, अगर वो चाहती नहीं कि वो भारत के साथ संबंध में बनाए, तो उसमें भारत और क्या कर सकता है? वो पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को अपना गाइड मान रहे हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। विदेश में बहुत कुछ चल रहा है। विदेशों में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में आए हैं, पूरी दुनिया की कूटनीति तहस नहस हो गई है। दोस्ती, दुश्मन, सब कुछ इस समय उलट पुलट सा हो चुका है। इन सब मामलों को बारीकी से जानने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हर्ष वी पंत सर यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमको किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर, ORF के वाइस प्रेसिडेंट और विदेशी मामलों को इनसे बढ़कर बेहतर समझाने वाले। इनसे अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चाइना, मिडिल ईस्ट, जिससे सब कुछ एक ध्रुव की तरह घूम रहा है इस समय। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, ये तो रसिया यूक्रेन वॉर जब से सर शुरू हुआ, तब से कई देशों की कूटनीति बदल गई, कई सारी चीज़ें बदलती चली गई। पहला सवाल सर, शॉर्ट नोट पे मैं आपसे शुरू करूँगा। ट्रम्प जब से दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत उम्मीदें थी देश को कि हम लोगों के जैसे संबंध अमेरिका से और ख़ास तौर से पीएम मोदी के ट्रम्प से थे, लेकिन वैसा दूसरे कार्यकाल में दिख नहीं रहा। हर कुछ भारत का अपोज, टैरिफ हो, इस बदलाव के कारण क्या है? देखिए, ट्रम्प पहले भी जब आए थे सत्ता में तब भी एक डिसरप्टिव पावर के तौर पर ही आए थे। उन्होंने जब पहला अपना कार्यकाल शुरू किया था और उसके बाद 4 साल जब उन्होंने कंप्लीट किए, तब भी अगर आप पहले जाएं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कैसे उन्होंने कई ऐसी चीज़ों में दखल अंदाजी करी और कई ऐसे मामले थे, कई ऐसे मुद्दे थे जो अमेरिका में जिन पर एक कंसेंसस रहा करता था, उस कंसेंसस को तोड़ा और उस कंसेंसस को तोड़कर एक नई दिशा अमेरिकी विदेश नीति की और अमेरिकी घरेलू नीति की तय करी। तो उसमें पहला टर्म भी उनका काफ़ी अप्रत्याशित रहा था, लेकिन दूसरा टर्म जिसका आपने जिक्र किया उसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वो ज़्यादा तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है, और उनके पास जो सत्ता है वो भी
एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि दोनों यूएस हाउस ऑफ कांग्रेस, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों में ही रिपब्लिकन इस समय जीते हैं और बहुमत में हैं। तो कहीं पर उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो कंट्रोवर्शियल हों, लेकिन उनको वो कैरी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी पॉलिसी पोजीशंस पर। और इस बार शुरू से ही आते ही उन्होंने जिस तरह से धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया और एक के बाद एक घोषणाएं करी, उससे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा जल्दी में है। और क्योंकि ये उनका टेक्निकली आखिरी अटेम्प्ट होगा, आखिरी प्रेसिडेंशियल उनके पास लेगेसी का इशू होगा, तो वो भी अपनी लेगेसी को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं जो दूसरी बात आपने कही उसमें थोड़ा सा ये जोड़ दूँ कि देखिए अभी बहुत जल्दी है किसी बात को कंक्लूड करने के लिए। कई जो मुद्दे जो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं वो हो सकता है वो पूरी तरह से न कार्यान्वित हो पाए, क्योंकि कई मुद्दे कोर्ट्स में चले गए हैं, वहाँ पर उन पर सुनवाई हो रही है, कोर्ट ने कई मुद्दों पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने खुद भी कई बार जो मुद्दे उठाए, जैसा पहले उन्होंने कहा था मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा चीन के ऊपर, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं आपने देखा कि वो इंक्रीमेंटली टैरिफ लगा रहे हैं। 10% पहले लगाया और 10% अभी 2 दिन पहले लगाया। उसी तरह कनाडा और मेक्सिको पर भी पहले उन्होंने बड़ी बात करी कि अब इन पर टैरिफ लगेगा, फिर उन्होंने कुछ समय दे दिया कनाडा और मेक्सिको को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको बदलने का। तो मुझे लगता है वो भी एक नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। भारत, मैं ऐसा कहूँगा कि भारत की अगर आप संबंधों को देखें तो भारत, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बाकी देशों से बेहतरी स्थिति भारत की है। अगर जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसका आपने शुरुआत में कहा कि इस समय ये पता नहीं लग रहा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है जी। तो भारत का अगर आप देखें तो अगर आप कंपेयर करें यूरोप के साथ, यूरोप जो कि अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई हुआ करता था, आज ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और एक फंडामेंटल ब्रेक हो गया है दोनों के संबंधों में। भारत के साथ अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी, जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट रही उसमें काफ़ी कंटिन्यूटी दिखी। टैरिफ्स की बात उन्होंने ज़रूर करी, लेकिन मुझे लगता है वो एक ब्रॉडर टैरिफ जो इशू है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ उन्होंने जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जोड़ा है। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और ये बात कही जा रही है कि इस साल के आखिर तक वो कंक्लूड होगा। तो मुझे लगता है भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है और देशों के मुकाबले। लेकिन सर ये तो प्रत्याशित था जब वो उन्होंने तमाम जगह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, तो लग रहा था कि इस बार कुछ बदले नज़र आएंगे। लेकिन सर जैसे आते ही साथ इमिग्रेशन को उन्होंने एक ऐसा रूप दिखाया पूरी दुनिया को, और ऑडियो वीडियो तस्वीरें जारी करके जैसे वो एक थ्रेट दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि ये सर ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि किसी देश के जो नागरिक हैं आपके यहाँ, अगर वो बिना कागजात के पहुँचे हैं, उनके साथ में क्या ये सलूक जो किया गया ये नियमावली के साथ है, या फिर ट्रम्प के कुछ शो करना चाहते थे पूरी दुनिया? क्योंकि देखो हम अपने यहाँ आने वाले किसी भी ऐसे नागरिक को क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स कहते हैं, और उसी तरह हमने उनके साथ सलूक किया। देखिए जो इमिग्रेशन का मुद्दा है ये पश्चिमी देशों में बहुत तूल पकड़ रहा है, और जो ट्रम्प की जो विक्ट्री है दोनों बार, उसमें बहुत बड़ा रोल इस मुद्दे ने प्ले किया है। खासकर दूसरी बार अगर आप देखें तो जो एक रिएक्शन है, जो एक पुशबैक है कि कहीं पर जो मिडिल अमेरिका है उसको ये बात घर कर गई है कि जो अमेरिका और दुनिया का संबंध है वो एक तरफा है। अमेरिका ज़्यादा देता है, उसको कम मिलता है। जो दुनिया है वो अमेरिका से अनफेयर एडवांटेज लेती है, तो उसको वहाँ पर वो ये बात एक बनती जा रही है कि हमको अपना जो हाथ है वो और सख्ती के साथ प्ले करना चाहिए। हमारी बार्गेनिंग पावर जो है, हम इतने रिच कंट्री हैं, इतने मिलिटरीली पावरफुल कंट्री हैं, तो हमको उसके हिसाब से दुनिया के साथ काम करना चाहिए और एक कमज़ोर देश हमको नहीं लगना चाहिए। और जो ये इससे रिलेटेड ये बात है कि जो दुनिया है वो अमेरिका का फ़ायदा उठा रही है। तो ऐसे में दुनिया भर से लोग अमेरिका आते हैं, वो अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं और अमेरिका उनको अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो
अमेरिकी लोगों के ऊपर, जो नेटिव अमेरिकन्स, जो नेटिव्स हैं अमेरिका के, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती जा रही है। तो वो जो एक इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट चला गया है। पहले 1990 में के दशक से अगर आप देखें तो एक सेंटिमेंट था कि अमेरिका को दुनिया के साथ एंगेज करना चाहिए, अमेरिका को कंसेशंस देने चाहिए दुनिया को, लोग आएँ अमेरिका में रहें, टैलेंट आए अमेरिका में रहे, और उससे अमेरिका भी सशक्त होता है और दुनिया को भी फ़ायदा होता है। लेकिन अब जो सेंटिमेंट है वो ये है कि लोग आ रहे हैं और लोग अमेरिकन सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं, और माइग्रेशन के जो खुला ओपन माइग्रेशन सिस्टम है, इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। अब वो कितने प्रतिशत हैं, कितने आ रहे हैं, ये बात इसमें डिबेट हो सकता है, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो इमिग्रेशन के खिलाफ चला गया है। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, अगर आप देखें जो फार राइट पार्टीज़ की विक्ट्री हो रही है इस समय यूरोप में, अभी जर्मनी में हमने एफडी की विक्ट्री देखी, बड़ी मैसिव सेकंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी बन गई। वहाँ पर मरी ले पेन फ्रांस में बढ़ती जा रही है उनकी पावर। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर राइट विंग गवर्नमेंट्स आई हैं इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर। इटली में मेलोनी का जो राइज़ हुआ है उस मुद्दे को लेकर हुआ है। तो वो एक सेंटिमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर बन रहा है। अब उसका जो ट्रम्प जो है वो उसको दो तरह से देखते हैं। एक, वो ये सोचते हैं कि ये मुद्दा क्योंकि मेरे बेस को बहुत पसंद है, पॉलिटिकल बेस को बहुत इससे प्रभावी है मेरा ये, तो वो उसको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैंने आते ही आपकी परेशानी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं उनको वापस भेज रहा हूँ, मैं इस मुद्दे पर बहुत कड़ा रुख अपना रहा हूँ, क्योंकि आपने इस बात पर मुझे इलेक्ट किया है। तो वो जो एक अपने बेस को खुश करने की बात है कि आते ही वो बेस को सेटिस्फाई किया जा रहा है। दूसरा मुझे लगता है वो जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि इसको किस तरह से पेश किया जा रहा है, कि इनको ये क्रिमिनल्स हैं, इनके हाथों में हथकड़ी हो, मिलिट्री प्लेन्स इनको डिपोर्ट करें, उससे एक मैसेज जाए दुनिया को कि अमेरिका को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, कि अमेरिका में अगर इलीगल इमिग्रेशन होगा तो उसके साथ यही ट्रीटमेंट होगा। इसको देखते हुए मुझे लगता है वो इस तरह की एक ऑप्टिक्स क्रिएट जो उन्होंने करी है इस मुद्दे को लेकर, वो उनको लगता है कि उससे एक डिटरेंस भी बनेगा, कि लोग नहीं आना, लोग डरेंगे आने से कि अगर हम अमेरिका जाएंगे तो हमारा ये हाल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है वो दोनों तरफ इस मुद्दे को देख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक समय जब अमेरिका को एक बड़ा ही जेनरस देश माना जाता था कि दुनिया में आप कहीं भी हों, आप आएँ और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर, उसमें एक बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव मुझे लगता है दोनों ही तरफ, अमेरिका को भी उसमें रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा और दुनिया को भी उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से और कौन से लोग वहाँ पर जाएं। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम टैलेंटेड लोगों को लेने के लिए तैयार हैं, हम इन्वेस्ट जो करेंगे, जो रिच लोग हैं उनको आएँ, लेकिन जो सिर्फ हमारे सिस्टम को यूज़ करने के लिए लोग आना चाहते हैं वो ना आए। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अपनी पॉलिसी बनाएंगे, ये देखना पड़ेगा। इसीलिए सर गोल्ड कार्ड लेके आए। मुझे लगता है कि इतना इन्वेस्ट करिए, उससे हमको ही प्रॉफिट हो और आप भी जो उससे पैसा कमाएं। सर एक सवाल ये आता है कि भारत पर अमेरिका F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए बार बार प्रेशराइज कर रहा है। एलन मस्क खुद अमेरिका के इस फाइटर जेट को बेकार बता चुके हैं। ऐसे में सर हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए, हमारे पास ऑप्शन ये है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही है, ऐसा नहीं है कि कोई नेगोशिएशंस इस पे चालू हो गए हैं। और जैसा कि हमारी तरफ से भी कहा गया कि हमारे अपने जो प्रोसेसेस हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट के, उनका अपना एक रिदम है, वो अपनी तरह से चलेंगे। तो अभी मुझे लगता है जो बड़ी बात वो इस मुद्दे से ये आई कि आप F-35 खरीदें ना खरीदें, इसमें तो मुझे लगता है समय लगेगा और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है तब ना हो सत्ता में जब ये बात आगे बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना लंबा समय लगता है, लंबा प्रोसेस है किसी भी चीज़ को खरीदने में। लेकिन वो जो मुझे लगता है जो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर हो रही है वो ये कि F-35 का उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा ये है कि अमेरिका जो तकनीक भारत के साथ आज तक शेयर नहीं करना चाहता था, अब वो ग्रेजुअली शेयर कर रहा है।
तो उसमें जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बनाया था, आईसेट बनाया था, लेकिन ट्रंप उसको ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं कि भाई F-35 हमारे पास बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आपको अगर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको कंसिडर करें। अब भारत, जैसा आपने जिक्र किया कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, भारत को कई ऐसे मुद्दे हैं, एफिशिएंसी का है, कॉस्ट का है, और भारत को अपने स्क्वाड्रन्स बढ़ाने हैं इंडियन एयरफोर्स के, तो क्या भारत इतने महंगे वेपन सिस्टम पर डालेगा जिससे कि वो उतनी मात्रा में स्क्वाड्रन्स नहीं खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि इतने महंगे होंगे तो कम ही खरीद पाएंगे हम। तो वो सारे मुद्दे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उन मुद्दों तक इतनी जल्दी पहुँचेंगे। भारत का जो अप्रोच इसमें रहा है कि भारत ने इसमें कुछ ज़्यादा कहा नहीं, और मुझे लगता है वो अपने आप में एक बैलेंस प्रतिक्रिया है, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि जो वो चाह रहे हैं हम उसको सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, कि चाहे वो डिफेंस का ट्रेड हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस की बात उन्होंने करी, एनर्जी, अमेरिका इतनी एनर्जी बेचता है, भारत को खरीदनी चाहिए कहा उन्होंने। तो हम कुछ मुद्दों पर जहाँ पर हम खरीद सकते हैं वहाँ पर हम खरीदेंगे, और उन मुद्दों पर जहाँ पर हम नहीं कर सकते वहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो आपको जो स्पेस है अपने लिए वो क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिन मुद्दों पर डिफ़िकल्ट नेगोशिएशंस होंगे, अगर आपको उनको आगे ले जाना है तो कुछ ऐसे मुद्दे जहाँ पर आप थोड़े से कंसीड कर सकते हैं। जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा है, वहाँ पर भारत ने शुरू में ही कह दिया था हम आपके साथ हैं, इलीगल इमिग्रेशन हम भी सपोर्ट नहीं करते, आप भी आपके साथ जब आप उसमें कार्रवाई करेंगे हम आपकी मदद करेंगे। तो उसमें मुझे लगता है कि भारत ने जो एक अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है, उसमें ये कहा है कि हम कुछ मुद्दों पर जिन पर हम आपके समर्थन दे सकते हैं एक्सप्लिसिटली, और उससे ट्रम्प साहब को खुश कर सकते हैं, वो हम अभी करेंगे। बाकी जो नेगोशिएशंस होंगे जिसमें कि थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे उसमें, क्योंकि उससे आपको उसमें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि ट्रम्प को ऐसा नहीं लगेगा कि आप हर चीज़ में उनको नकार रहे हैं, कुछ एक्सेप्टेंसी के साथ में उनको किया जा सकता है। सर, यूएसएड का फंड वर्ल्ड के कई देशों में रोक दिया गया है, लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए पैसा जारी कर दिया गया है। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड, ये डबल ट्रम्प भारत को डबल क्रॉस कर रहे हैं एक तरह से, तो ये क्या दिखाता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कई ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ऑटो पायलट पर चलते हैं, कि अगर ये नेगोशिएशन पहले से चल रहा था और उसको कंक्लूड होना था, तो वो मुझे लगता है उन्होंने कंक्लूड करके आगे बढ़ा दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है कि हम अमेरिका को कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे भारत को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प सोचते हैं उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि जो एक बड़ा देश भारत है और जिस तरह के नेता उनको पसंद हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आता है। तो कहीं पर वो जो रिलेशनशिप है उनकी भारत के साथ, मुझे नहीं लगता वो रिलेशनशिप उनकी पाकिस्तान के साथ है। पिछली बार भी आपको याद होगा उन्होंने पहले टर्म में भी ये बात कही थी कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहेंगे बात करना तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, कुछ नहीं हुआ उसका। तो वो मुझे लगता है कि ये जो कई ऐसे मुद्दे हैं पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, और पाकिस्तान खुद भी बहुत ख़राब स्थिति में है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, इकोनॉमिकली उसकी हालत ख़राब है। तो वो जो ऐसी परिस्थिति में वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ करने की स्थिति में है नहीं। बेसिक जो सपोर्ट, ट्रेडिशनल सपोर्ट जो पाकिस्तान को एज अ मिलिट्री पार्टनर मिलता रहा है अमेरिका से, वो मिलता रहेगा, उसमें मुझे नहीं लगता कोई कमी आने वाली है। लेकिन भारत के साथ जिस तरह के संबंधों की संरचना की बात कर रहे हैं, करी गई प्रधानमंत्री मोदी की विजिट में, वो एक नई रूपरेखा है, उसका खाका है कि आप 10 साल डिफेंस पार्टनरशिप आपकी क्या होगी, आप F-35 जैसी टेक्नोलॉजी आप खरीद सकते हैं, या आप जो इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, या आप इंडो पैसिफिक में क्वाड में क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो वाली रूपरेखा जो है ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है, ज़्यादा ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के साथ एक लेगेसी इशू है जो मुझे लगता है चलता है। सर, जब से दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प हैं तो चीन के साथ में हमारे
बातचीत कुछ आगे बढ़ी है, कुछ मामले ऐसे हैं जो वर्षों से विवादित थे, लेकिन हाल के दिनों में वो सॉल्व है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा उसमें से एक है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत और चीन करीब आ रहे हैं? अमेरिका ट्रम्प के दूसरी बार आने के बाद में जो ये बदलाव दिख रहा है, क्या मैसेज देते हैं ये? देखिए, करीब तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आ पाएंगे कि जिस तरह की समस्याएं भारत और चीन के बीच में और जिस तरह का रुख चीन अपनाता रहा है भारत को लेकर। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रम्प फैक्टर ने एक तरह से पुश किया है भारत और चीन को कि वो अपने अपने जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको फिर से गढ़ें। क्योंकि ये 2020 के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बहुत बड़ी दरार आ गई है चीन के साथ। उस दरार को भरने का काम अभी शुरू किया है भारत ने, चीन ने, दोनों ने मिलकर। और मुझे लगता है ये एक तरह से कोशिश ये रही कि दोनों ही देश जो बिल्कुल जो आर्थिक तौर पर तो बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन राजनीतिक तौर पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर उनकी इंगेजमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन जब भारत ने ये बात कही कि ये संबंध तभी ठीक हो सकते हैं जब जो चीन है वो स्टेटस को एंटी रिस्टोर करे बॉर्डर पर, जो 2020 से पहले था, और एक तरह से चीन ने उस बात को स्वीकार किया। तो एक तरह से चीन ने बात मानी कि चीन से गलती हुई, ये एक्सेप्ट किया कि हम बात करने को तैयार है और हम स्टेटस को एंटी रिस्टोर करने को तैयार है। तो तब आपने देखा अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं। उसमें ट्रम्प का भी मुझे लगता है ट्रम्प फैक्टर का भी हाथ रहा, क्योंकि दोनों ही देश, भारत और चीन, ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इन द्विपक्षीय संबंधों में ज़्यादा दखलंदाजी करे। हो सकता है और ट्रम्प ये कह सकते हैं कि भाई मैं भारत और चीन को साथ लाने में, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था, मदद कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ये चाहेगा कि इसमें अमेरिका का कोई बहुत बड़ा रोल हो। भारत ने चीन को कई ऐसी परिस्थितियों में, चाहे वो गलवान से रिलेटेड हो, चाहे वो बाकी परिस्थितियों से, बाकी एपिसोड से रिलेटेड हो, उसमें अपने आप डील किया है, इंडिपेंडेंटली डील किया है। तो वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है भारत की, वो उसको खोना नहीं चाहेगा। और इसीलिए मुझे लगता है भारत ने भी पहल करी होगी चीन के साथ, और चीन ने भी पहल करी भारत के साथ, क्योंकि चीन को भी पता है कि जो एक ट्रम्प के आने से एक जो लैंडस्केप बन रहा है चीन के लिए, वो तो ख़तरनाक है। क्योंकि चीन को जब वो पहले पूरी कैंपेन में उन्होंने कहा कि मैं चीन को टारगेट करूंगा, कैंपेन उनकी चीन के खिलाफ 200% टैरिफ की वो बात करते रहे हैं। उन्होंने चीन को सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ऐसे इंसान को बनाया जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं चीन ने। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो सैंक्शनड है चीन के द्वारा। तो एक ये अप्रत्याशित स्थिति चीन के लिए बहुत बहुत चिंताजनक है कि चीन कैसे इसको आगे ले जा पाएगा। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन ने भी भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन की पहल करी और बात आगे बढ़ी और स्थितियां कुछ बदली हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फंडामेंटल चेंज भारत और चीन के संबंधों में आ पाएगा, क्योंकि हमारे जो संबंध हैं उसमें जब तक बॉर्डर का एक परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं होगा और चीन भारत को एक दूसरे स्तर की पावर के तौर पर देखना बंद नहीं करता, तब तक मुझे लगता है ये जो जद्दोजहद दोनों देशों के बीच में चलती रहेगी। सर, ट्रम्प और रूस जो कभी चिरप्रतिद्वंदी होते थे, आज एकदम से दोस्ती का नया अध्याय, नया चैप्टर यहाँ शुरू हुआ और पूरी दुनिया में इसने खलबली मचा दी है। क्या लगता है सर, ये सिर्फ क्या रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए जो ट्रम्प वादा कर रहे थे, अगर मैं होता तो युद्ध होता ही नहीं, और अगर मैं हूँ तो 1 साल के अंदर युद्ध बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये सर उसकी पहल है या ट्रम्प की कोई नई ये एक चाल है? और रशिया को जिस तरह से दोनों के बीच पे दोस्ती है, इनसे बाकी पूरी दुनिया में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जो ट्रम्प का बेस है, जिसकी हमने बार बार बात करी, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा बेस है, जो मागा जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जिन्होंने ट्रम्प को जिताया है, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि जो युद्ध है वो बंद हो। जो रशिया यूक्रेन जो युद्ध है वो बहुत पॉपुलर नहीं है एक तबके में अमेरिका में, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिसोर्सेज अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, ये घर में इनका इस्तेमाल होना चाहिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बेसिक कंडीशन है वो ट्रम्प भी एक्सेप्ट करते हैं और वो ये मानते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हमको ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने कहा मैं उसको घंटों में रुकवा दूंगा, ये बंद करवा दूंगा, 24 घंटे में दोनों बात करने लगेंगे। तो उसके बाद आपने देखा जब से वो आए हैं उनकी कोशिश सबसे ज़्यादा इस मुद्दे पर चल रही है। इसको देखते हुए सऊदी अरब में बातचीत भी हुई रशियंस और अमेरिकन डिप्लोमेट्स के बीच में। तो एक और इसको रोकने के लिए लेकिन एक जो नज़र आ रहा है वो ये कि जहाँ वो रूस के साथ तो एज अ पेयर डील कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ वो बहुत डिमांड्स कर रहे हैं। तो वो जो एक इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में वो नज़र आ रहा है और मुझे लगता है इससे बहुत खलबली मची हुई है। ऐसा लोगों को लग रहा है कि अमेरिका जो है वो रूस के सारी डिमांड्स को मानने को तैयार है इस युद्ध को रोकने के लिए, और वो ज़्यादा प्रेशर यूक्रेन के ऊपर डाल रहा है इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। तो जब हमने देखा जो हुआ व्हाइट हाउस में, ज़ेलेंस्की वहाँ गए और काफ़ी बेइज्जत होकर लौटे, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि जो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस युद्ध को रुकवाना चाहता है और वो टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल रशियंस के लिए हैं। तो वो जो एक जो चिंता का विषय है यूरोप के लिए बन गया है कि क्योंकि यूक्रेन की समस्या कभी यूक्रेन और रशिया की समस्या सिर्फ नहीं थी, वो समस्या थी कि जो यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कैसा हो, क्योंकि जब तक उस विषय के ऊपर आम सहमति रूस और यूरोप के बीच में नहीं बनेगी तो ये युद्ध जैसी स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट यूरोपीय थिएटर में बनी रहेगी। तो उस मुद्दे को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ट्रम्प बार बार अगर वो किसी को डांट रहे हैं तो वो यूरोपीय देशों को डांट रहे हैं, वो अपने जो पार्टनर देश हैं उनको डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे नेटो से कोई मतलब नहीं, मैं नेटो को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बार बार धमका रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम अमेरिका नेटो से बाहर हो जाएगा। वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो कहीं पर जो यूरोपीय देश हैं उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तक अमेरिका जो था वो सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर खड़ा रहता है। अब अगर अमेरिका वहाँ नहीं है तो क्या ये जो स्पेस है यूरोप में, ये इसमें रूस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है? क्या रूस के पास ज़्यादा कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए? क्या रूस ज़्यादा डिप्लोमेटिकली एजाइल है? तो वो जो एक सिचुएशन है जिसमें कि यूरोप के देश जो हैं वो ये जानते हैं कि बगैर अमेरिका के कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि जो अमेरिका है, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। तो वो जो स्थिति बन रही है वो यूरोप के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बन रही है। और यूक्रेन के लिए तो हमने देखा कि वो समस्या का विषय मुद्दा बन गया है कि ज़ेलेंस्की वहाँ से तो बाहर आ गए, लेकिन अब वो कैसे वापस जाएंगे अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो इसको लेकर। तो ये बड़े मुद्दे मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इनका अंत होने वाला है। लेकिन भारत को अगर आप देखें तो भारत ने तो शुरू से ये कहा था कि एक डायलॉग रूस और यूक्रेन और जो भी बातचीत शुरू होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ भारत ने जिसका हमेशा विरोध किया कि आप किसी भी देश को कैंसिल नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर पीस होनी चाहिए यूरोप में तो उसमें रूस का कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। और भारत के अपने भी हित रूस के साथ जो जुड़े थे, भारत ने उनको भी संभाल कर रखा हुआ था। तो कहीं पर भारत भी अगर ट्रम्प जो हैं वो अमेरिका और रूस के बीच की दरार को कम कर पाते हैं तो ये तो भारत के लिए अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि जो प्रेशर था यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के ऊपर कि आप साइड लो, आप एक तरफ रूस से कम काम करो, रूस के साथ आप जो तेल लेते हो वो कम लो या डिफेंस इक्विपमेंट कम लो, तो वो सारा प्रेशर चला एक तरह से कम हो जाएगा अगर ट्रम्प और पुतिन के बीच की जो एक संबंध है उनमें कुछ सुधार आता है, या अमेरिका और रूस के संबंधों के बीच में कुछ सुधार आता है तो वो मुझे लगता है भारत के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन यूरोप के लिए बहुत चिंता का विषय है। सर, ज़ेलेंस्की ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे आप? पूरी तरह से बिल्कुल, क्योंकि उनको तो मुझे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो एक ओपन चेक दिया गया था वो अब ख़त्म हो रहा है और उसको उनको डिसाइड करना है कि वो किस कंडीशन में नेगोशिएट करें।
तो जो एक मिनरल एग्रीमेंट की बात वो कर रहे थे अमेरिका के साथ, जो साइन होना था, जो साइन नहीं हुआ ओवल ऑफिस में, जो मुद्दा जी। था उसके बाद, तो मुझे लगता है कि वो जो एक समस्या अब आएगी ज़ेलेंस्की के सामने कि वो कैसे वापस से ट्रम्प के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट करते हैं और किस कंडीशन पर करते हैं। सर, जो अभी ओवल दफ्तर में जो कुछ हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा, क्या मुझे लगता है कि आप मुझे बेहतर बता पाएंगे, क्या ऐसा कभी पहले हुआ है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगल बगल बैठे हो और इतनी तीखी, जबकि पता है कि मीडिया, पूरी दुनिया का वर्ल्ड मीडिया वहाँ पर मौजूद है और हर एक बात जो आप कर रहे हो वो पूरी दुनिया में प्रसारित होनी है, उसके बावजूद ना तो आपके लहजे में कोई चेंजेस था, जेड इवेंट्स किस तरह से झुटक रहे थे बार बार वो भी पूरी दुनिया ने देखा, ट्रम्प किस तरह से, तो ये ऐसा ये एक प्रायोजित था कि सडनली हुआ? क्योंकि सर ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि पहले वार्तालाप होती, उसके बाद में हमको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना, ये पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड सेट रहता है, तो ये अचानक हुआ, ये पहले से ही बातचीत हो के आई थी कि मीडिया के सामने ये पूरा इस तरह चलना ही चलना है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत अप्रत्याशित घटनाक्रम रहा और जो कुछ भी हुआ वो मुझे लगता है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में तो पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सब बातें जैसा आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे की जाती हैं। आप जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो आप वहाँ रिजॉल्व करते हैं, वहाँ पर आप अपनी बातें रखते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि और बेहतर एक दूसरे के साथ नेगोशिएट किया जा सकता है, बार्गेन किया जा सकता है, आप पब्लिकली नहीं करते। लेकिन देखिए, एक चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ट्रम्प ने क्या कहा कि मैंने इसको रोका नहीं क्योंकि बड़ा मज़ेदार टेलीविज़न है, टेलीविज़न में बड़ा मज़ा आएगा लोगों को देखने में। तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि एक तरह से वो टेलीविज़न सेलिब्रिटी रहे हैं, तो वो मीडियम को इसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो दोनों अमेरिका और यूक्रेन के बीच में बहस चल रही थी, उनको ये लगा कि शायद इससे जो डिफरेंसेस हैं जो अमेरिका और यूक्रेन के, वो भी लोगों को पता चले। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही थी वो ये थी कि ये कोशिश ज़रूर की गई कि ये सेटअप रहे और एक तरह से सेटअप किया गया ज़ेलेंस्की को, तो उसमें फंस गए वो, जो एक तरह से ट्रैप था कि अगर आपको अपना एग्रेशन दिखाना था, अपना डिफरेंस दिखाने थे, वो जेडी वैंस और ट्रम्प तो बाद में बोले, लेकिन वैंस ज़्यादा। और उसके बाद जब वो उन्होंने रिएक्ट किया, तो उससे मुझे लगता है कि एक तरह से ये कोशिश थी कि अमेरिकन पब्लिक को ये दिखाया जाए कि कैसे जो ज़ेलेंस्की हैं वो अनग्रेटफुल हैं, वो कभी अमेरिका को थैंक्स नहीं कहते हैं। तो वो सारा मुझे लगता है एक अटेम्प्ट किया और उसमें वो ज़ेलेंस्की फंसते नज़र आए। आप ये नोटिस करें कि जो बाकी जो बड़े नेता ट्रम्प से मिलते हैं उनका कैसा डिमीनर होता है। जैसे मोदी साहब भी गए थे, इमैनुअल मैक्रोन गए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गए, स्टामर गए, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर गए। तो आपको पता है कि ट्रम्प को किस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, किस तरह की चीज़ें नापसंद हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है चूक जो ज़ेलेंस्की से ये हो गई कि उन्होंने ट्रम्प की पर्सनालिटी को असेस ठीक से नहीं किया और मुताबिक अपनी जो शैली थी, डिप्लोमेटिक शैली, उसको नहीं वो ठीक से रख पाए। और क्योंकि देखिए, ये बात तो पहले से स्पष्ट थी कि ट्रम्प ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करता। ये बात उन्होंने पहले कह दिया था, डिक्टेटर है और ये तो यूक्रेन बाहर अमेरिका से पैसा लेते हैं, और ये तो उनका जो एक परसेप्शन था यूक्रेन के बारे में, ज़ेलेंस्की के बारे में, वो तो सर्वविदित था, वो ज़ेलेंस्की को भी पता होगा। तो जब आपको पता है कि आप इतनी नेगेटिव परसेप्शन को आपको मैनेज करना है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट वहाँ पे करना चाहिए डिप्लोमेटिकली। लेकिन देखिए, ये तो हमारे लिए भी आसान है कहना, भाई वहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की साहब एक वॉर रेवेज नेशन हैं, वो उनके लोग मर रहे हैं बैटलफील्ड में, तो उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा फ़र्क तो होगा ही बाकी देशों के मायने। और जब उनसे ये कहा जाए कि आप अनग्रेटफुल हैं, या आप तो आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, और हम ये हमारा अटेम्प्ट है सॉल्व करने का, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो एक इंसान की होती है, जो जिसका बैक टू द वॉल, उसकी उनको मुझे लगता है वो प्रतिक्रिया उनकी आई, लेकिन डिप्लोमेटिकली वो मिसहैंडल ज़रूर हो गए। सर, ये बिना अमेरिकी मदद के, चूँकि नेटो का भी आपने जिक्र किया, तो क्या बिना अमेरिकी मदद के
यूरोप के नेटो देश रसिया से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, और वही तो समस्या है यूरोप की कि यूरोप ने इतने सालों से अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं किया। तो एक तरह से तो जो ट्रम्प कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। अमेरिका अपने रिसोर्सेज नहीं भेज सकता ओपन एंडेडली आपकी सुरक्षा के लिए। तो अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे नेटो का क्या फ़ायदा है? नेटो हमेशा से एक अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट रहा, जहां अमेरिका का बोलबाला रहा, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है, सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है डिफेंस में। आप यूरोपीय देशों को देखें, बड़े बड़े ऐसे देश जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्थिक पावर है, जर्मनी जैसे देश, वो कितना कम खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर। अब जब से यूक्रेन का वॉर हुआ है तब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया है, लेकिन अभी भी आप देखें अभी भी वहाँ पर डिविजन्स हैं, अभी भी कंसेंसस नहीं हो पाया है कि यूरोप के देशों को कैसे अपनी डिफेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं पर चैलेंज तो यूरोप के सामने बहुत बड़ा है कि वो बगैर अमेरिकी सपोर्ट के कैसे मैनेज करेंगे जो कुछ रूस कर रहा है, जो कुछ उनकी पेरिफेरी में हो रहा है, और जो कुछ ये ट्रम्प अभी करने की कोशिश कर रहा है। सर, बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है, जो कोई स्थिति है हमारे आपके सबके सामने है, और यूनिस के शासन में कट्टरपंथी ताकतें लगातार सर मजबूत हो रही हैं। क्या बांग्लादेश में भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं फेल होती नज़र आ रही है, या फिर भारत की विदेश नीति कुछ और है और बांग्लादेश जिस तरह से बार बार भारत को टारगेट करके जो भी कर रहा है, तो ये हमारे और बांग्लादेश के रिश्तों में कहाँ टिकती हैं सब बातें? देखिए, बांग्लादेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर हुआ करता था पिछले साल तक। उसके बाद से जब से परिस्थितियां वहाँ बदली हैं, और उसके बाद बांग्लादेश कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली, लॉजिकली समझने से थोड़ा परे हैं। क्योंकि अगर इस समय अगर आप देखें तो वहाँ पर जिसका आपने जिक्र किया कि काफ़ी ऐसे कट्टरपंथी शक्तियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर, जो इंक्लूडिंग बीएनपी, वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही हैं। और चुनाव कोई पॉपुलर लीडर अभी तक नहीं हुआ है। यूनुस साहब ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि वो कब चुनाव करवाएंगे, कब वो पद छोड़ेंगे। उनको तो अनॉइंट किया गया है, वो तो बाहर से आके सेटअप हो गए हैं। लेकिन और अगर आप उनकी खुद की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ महीनों में कोई परफॉर्मेंस, उन्होंने कोई ऐसा ड्रामेटिक चेंज, तो पॉजिटिव चेंज तो बांग्लादेश में नहीं ला पाए हैं, और ना वो कोशिश कुछ ऐसी करती नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश की समस्याएं हैं वो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां पर बांग्लादेश को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस दिशा में उनको जाना है, बांग्लादेश को जाना है। और ये इसमें देखिए, जो नज़र आ रहा है बांग्लादेश में वो ये कि वो एक इंस्टिंक्टिव एटीट्यूड की हर चीज़ के लिए भारत को ब्लेम कर रहा है। देखिए, भारत के शेख हसीना के साथ संबंध अच्छे थे, उसका कारण ये था कि शेख हसीना भारत के हितों के बारे में सोचती थी। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि भारत एक ऐसे पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाएगा जो एक तालमेल और समन्वय बनाने की कोशिश रिश्तों में करेंगी। अब अगर नई जो सरकार आई है, अगर वो चाहती नहीं कि वो भारत के साथ समन्वय बनाए, तो उसमें भारत और क्या कर सकता है? वो पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को अपना गाइड मान रहे हैं। मतलब तो कहीं पर ये तो बांग्लादेश के अंदर का बदलाव है जो हमको नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर की जो उथल पुथल है, जो आइडियोलॉजिकल चर्न बांग्लादेश के अंदर हो रही है, उसका नतीजा है कि भारत दरकिनार करके आप पाकिस्तान से ज़्यादा करीबियाँ बढ़ा रहे हैं। तो ये डिसीजन तो बांग्लादेश को करना है कि अगर बांग्लादेश को एक प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग नेशन के तौर पर खड़ा रहना है, और एक समय आर्थिक तौर पर बांग्लादेश इतना अच्छा कर रहा था कि भारत से बेहतर होता था। आज सिचुएशन कितनी ख़राब है। लेकिन आपकी जो एक तरह से एग्जाम्पलार हैं बांग्लादेश के, वो इसमें पाकिस्तान है। ये बड़ी अपने आप में सोचने वाला विषय है कि ऐसे समय जब पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी खराब है, वैसे पाकिस्तान को बांग्लादेश एक
अट्रैक्टिव ऑप्शन के तौर पर नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को डिसाइड करना है, और भारत के लिए तो बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध होना, इसमें ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। ये तो एक रियलिटी है जिसको अगर आपको भारत और बांग्लादेश के संबंध तो हिस्टोरिक रहे हैं, पीपल टू पीपल हमारे जो कनेक्ट हैं वो इतने स्ट्रांग रहे हैं, तो उनको तोड़कर अगर बांग्लादेश की आज की सरकार या बांग्लादेश के कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस ये डिसाइड करें कि उनकी गाइडिंग लाइट पाकिस्तान में बसती है, तो उसमें भारत कुछ नहीं कर सकता है। भारत यही कोशिश कर सकता है कि बदलाव आए बांग्लादेश में अंदरूनी और बांग्लादेश की सोच में, और वो सोच भारत और बांग्लादेश को वापस से इन संबंधों को ढर्रे पर लाए। तो क्या सर फिर से कुछ दिनों पहले अगर इनके आर्मी जो चीफ है उनके बयान को देखा जाए तो क्या लग रहा है कि दोबारा से सैन्य तख्ता पलट की ओर बांग्लादेश बढ़ रहा है? क्या इसकी भी कोई संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, इतना बदलाव और इतने सारे इंस्टीट्यूशनल इस समय इश्यूज बांग्लादेश के सामने हैं कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बैलेंस बांग्लादेश में के सिस्टम में एक समय दिखाई देता था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, और वो इम्बैलेंस अपने साथ किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। ये प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं लगातार यूनुस के शेख हसीना को, क्या भारत को सौंपना चाहिए? देखिए, ये तो दोनों देशों को नेगोशिएट करके ये डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह से एंगेजमेंट होनी चाहिए, किस तरह से भारत और बांग्लादेश की जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रही है उसको मेंटेन करके हमको इस मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन जो स्पष्टता भारत को चाहिए होगी शेख हसीना की सिक्योरिटी को लेकर, उस पर भी भारत ज़रूर बात करना चाहेगा, क्योंकि प्रत्यार्पण की डिमांड कर रहे हैं, तो उस डिमांड का जो रिस्पांस है उसको भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगोशिएशन होगा। ये कोई वन वे ट्रैफिक थोड़ी है कि आपने कुछ कहा और हमने मान लिया, या हमने कुछ कहा आपने मान लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये संबंध बैलेंस रहें, तो वो जो आपकी डिमांड होगी उसका रिस्पांस जो भारत की तरफ से आएगा उसको भी आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सर समय कम है और ये इतना बड़ा टॉपिक है जिस पर हम लोग 1 घंटे में उसको संभाल नहीं सकते, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ में इस पॉडकास्ट को हम लोग विराम देंगे। भारत और तालिबान दोनों की बहुत सारी तस्वीरें इधर बीच आई हैं और दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये एक नई शुरुआत है, या फिर जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान या हमारे नेबर पड़ोसी देश का रुख है, ऐसे में तालिबान भारत की एक दोस्ती, एक नया कोई चैप्टर यहाँ पे शुरू होता दिख रहा है? विदेश नीति में तो आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि होते हैं, तो आपके राष्ट्रीय हित क्या हैं उसके हिसाब से ही आप काम करते हैं। तालिबान के साथ कोई बहुत लॉन्ग टर्म वैचारिक कन्वर्जेंस हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल डे टू डे रिलेशनशिप आपके पड़ोसी देश के साथ होनी चाहिए, और मुझे लगता है वही एक अटेम्प्ट लगातार रहा है भारत का। ये ज़रूर है कि जब तालिबान आया था वापस से सत्ता में, तब ऐसा लग रहा था कि ये भारत के लिए बहुत बुरी शुरुआत हुई है और भारत के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि तालिबान सरकार का जो रवैया था शुरू से ही भारत के लिए नरम रहा। उन्होंने पहले भी कहा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने जो हित हैं उनको देखेंगे और हम अपने हितों के हिसाब से बात करेंगे, हम चाहते हैं। उन्होंने भारत की तरफ हाथ भी बढ़ाया। भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन हुआ है, महिलाओं के प्रति अत्याचार, माइनॉरिटीज़ के प्रति अत्याचार, तो उसके संदर्भ में आप किस तरह से अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं, उसकी चुनौती भारत के सामने अभी भी बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है जिसका आपने जिक्र किया, पिछले कुछ महीनों से लगातार कांटेक्ट बढ़ा है। कांटेक्ट पहले भी था, लेकिन डिप्लोमेटिक कांटेक्ट में कुछ बढ़ोतरी नज़र आई है, और वो मुझे लगता है एक तरह से रिएक्शन है कि जिस तरह से जो रणनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं भारत के नेबरहुड में,
उसमें भारत को डिप्लोमेटिकली इतना निम्बल होना पड़ेगा कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ लगातार कॉन्वर्सेशन बना रहे, किस तरह से जो नेबरिंग इश्यूज़ हैं, साउथ एशियन प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए और एक रोड मैप बना रहे जिससे कि कम्युनिकेशन ख़त्म ना हो। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन तो बढ़ रहा है, अभी कम्युनिकेशन किस तरफ ले जाता है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप इससे भारत अपनी संबंध स्थापित करेगा या ये एक इनफॉर्मल लेवल पर ही अभी संबंध रहेंगे, क्योंकि अभी तो कोई भी देश ने, किसी भी देश ने तालिबान सरकार को फॉर्मली रिकग्नाइज़ नहीं किया है। तो वो रिकग्निशन तो मुझे लगता है भारत अभी नहीं देगा, लेकिन एंगेजमेंट ज़रूर हमारी बढ़ती हुई नज़र आएगी जिस तरह से माहौल बन रहा है दुनिया में और ख़ासकर साउथ एशिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय यहाँ पर दिया, कीमती समय दिया। और बहुत सारे जो विदेशों को लेकर एक आम लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन वास्तविकता से वो बड़े परे होते हैं, क्योंकि कूटनीति कभी भी बैठ के ऐसे तैयार नहीं हो जाती। उसके लिए एक लंबा विचार विमर्श, किताबों का अध्ययन ऐसे होता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पर आगे डिसीज़न पे जाती हैं, और उन सब चीज़ों पर जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ इस समय हमारे आपके सब लोगों के दिमाग पे आ रहे, उसके सवाल हमने यहाँ पर हर्ष सर से पूछे और उनके यहाँ पे जवाब आप सुन रहे थे। फिर किसी नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दिन शुभ हो।